5 दिन के भीतर दो धमाकों के चलते देश दहल गया। 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो वहीं दूसरा धमाका कल रात 11:42 पर जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुआ। दोनों ही धमाकों के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं, जहां एक में फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल का दोस्त डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट किया, तो वहीं नौगाम में फरीदाबाद से इकट्ठा किए गए विस्फोटक की जांच के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी भी हो गए। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में कैसे ब्लास्ट हुआ, किस किस की मौत हुई है, इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दे देती हूं। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर एक बड़ी जानकारी आई है। दिल्ली ब्लास्ट के पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में गया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर वजीरपुर में कार से उतरने के बाद करीब 15 मिनट तक एक स्टॉल पर रुका था। हालांकि इस दौरान उसने ना कुछ खाया और ना ही कुछ चाय पी, बल्कि 15 मिनट बाद वो वहां से चला गया था। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर की तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बाद एनआईए की टीम वजीरपुर इलाके में पहुंची और उस चाय दुकानदार से भी पूछताछ की। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। क्या नाम पूछा था उन्होंने? किससे? आपसे क्या पूछा था? पुलिस ने क्या पूछा था? पुलिस हमें इनके ये गए थे साथ में। हाँ, ये पूछे कि हाँ ये कैमरे में आ रहे बंदा कौन है, तो हम जब जानते ही नहीं तो हम क्या बताते हैं। मैं नहीं मार्क्स में था। मान ली यहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी कोई आया और 2 आदमी कस्टमर चाय पिया, 2 नहीं पिया, तो हम उससे तर्क तो कर नहीं सकते हैं। बस यही अपना 2 आदमी चाय पीने वाला चाय पी के गए, 2 आदमी नहीं पी के गए, वो अपना चला गया। पुलिस को सक्केदारी में अपना बात पूछताछ की, अपना जो सही। और मेरे सहयोगी अभय पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जरा ये बताइए, क्योंकि उमर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखा गया, बहुत प्लानिंग की थी, कई बार रेकी की गई थी, हर एक इलाके को उसने अच्छे से जांच पड़ताल की और उसके बाद फिर विस्फोट किया। कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं और अभी तक क्या क्या अपडेट सामने आए हैं? जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या निकल कर आया है? देखिए, जो अभी ताजा सीसीटीवी निकलकर सामने आया है उमर का, जब ये फरीदाबाद के अंदर सबसे पहले जब मुजम्मिल पकड़ा गया 30 अक्टूबर को प्रिया, तो उसके बाद ये फरार हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी 30 तारीख को फरीदाबाद पुलिस के पास और ये बताया था कि इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल को पकड़ा गया क्योंकि वो सर्च वारंट के साथ आई थी। साथ ही शाइन की एक सबसे पहले स्विफ्ट गाड़ी मिली और फिर विस्फोटक के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी दौरान 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी निकलकर सामने आया है, जिसमें जब ये फरार हो गया था अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उमर, तो फरीदाबाद के आउटर इलाके में एक मोबाइल की दुकान पड़ती है, ये वहां पहुंचता है। वहां से ये कुछ मोबाइल फोन और सिम खरीदता है। 2 मोबाइल फोन के साथ ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दुकान में एक तरफ मुंह छिपा के नीचे बैठा हुआ है, हाथ में इसके 2 मोबाइल फोन हैं। यानी कि 29 अक्टूबर से ही ये फरार चल रहा था। 30 अक्टूबर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, 29 को ही ये गायब हो जाता है, जब इसे पता लग जाता है कि इन लोगों को ढूंढा जा रहा है। और सिलसिलेवार तरीके से जो हमारे सूत्र हैं फरीदाबाद पुलिस के, उनका मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को ये पूरी रेड जो है शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस 30 अक्टूबर को यहां पर आती है। फरीदाबाद पुलिस की 12 क्राइम ब्रांच की टीम साथ में लगती है। यूनिवर्सिटी के अंदर रेड्स की जाती है, मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। शाइन की एक सफेद रंग की सिल्वर कलर की, माफ कीजिएगा, एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद करती है। उसके अंदर से असॉल्ट राइफल, कुछ मैगजीन, एक पिस्टल बरामद होती है। फिर जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद मुजम्मिल से जब पूछताछ की जाती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाया जाता है जम्मू कश्मीर, उससे जब पूछताछ होती है तो 8 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस वापस आती है फरीदाबाद पुलिस को बताती है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जहां जहां पर विस्फोटक छिपे हो सकते हैं। तो यहां पर एक मद्रासी का घर है फरीदाबाद में, वहां से
जो 350 किलो विस्फोटक मिला है वो बिल्कुल तैयार अवस्था में मिला था और अभी भी रेड्स चल रही हैं। बिल्कुल समझा जा सकता है कि किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इन आतंकियों ने व्हाइट कॉलर व्हाइट कोट की आड़ में, डॉक्टरी की आड़ में अड्डा बना लिया था और वहीं से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। बहुत शुक्रिया भाई आपको तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली बम धमाके की तार पहले टर्की से जुड़ने के बाद अब अफगानिस्तान से भी जुड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर भारत छोड़कर अफगानिस्तान भाग गया है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस इंटरपोल से मदद लेगी। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि अगस्त में ही डॉक्टर मुजफ्फर भारत छोड़कर पहले दुबई गया और वहां से भागकर अफगानिस्तान तक जा पहुंचा, जहां वो आतंकी संगठन जैश के हैंडलर के संपर्क में बना हुआ था। यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर 2022 से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ टर्की गया था, जहां वो जैश हैंडलर उकाशा के संपर्क में आया और उसके बाद ही वो आतंकी डॉक्टर्स और जैश हैंडलर्स के बीच की एक कड़ी बन गया। और अब इस मामले को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जाएगी, इंटरपोल की मदद ली जाएगी। और अभय के पास और अधिक अपडेट के साथ चलते हैं। अभय, अब अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। अब तक कई लोगों के नाम आए और अब एक नया नाम इसमें मुजफ्फर का जुड़ गया। बताया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में है इस वक्त। अब इसके लिए आगे क्या एक्शन होगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे इन डॉक्टर से पूछताछ हुई, इनके मोबाइल डिवाइसेस को चेक किया गया। ये लोग अलग अलग तरह के टेलीग्राम चैनल्स से कुछ विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। जिस तरीके से टर्की की बात निकलकर सामने आई, जो मुजफ्फर है ये फिलहाल बताया जा रहा है अफगानिस्तान में है। कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली है कि अफगानिस्तान में बैठ के ये कुछ आदेश दिया करता था। इसी तरीके से टर्की से बैठ के भी कुछ विदेशी हैंडलर जो है वो आदेश दिया करते थे। ऐसे में इन लोगों को विदेश से बाहर भारत लेके आना वापस, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसकी जो नोडल एजेंसी है वो सीबीआई होती है, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इंटरपोल के जरिए एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद अफगानिस्तान में इसकी जो लोकेशन है वो इंटरपोल ट्रेस करेगा और ट्रेस करने के साथ ही वहां की पुलिस जो विदेश के अंदर कोई भी अगर इस तरीके का आतंकी छिपा हुआ है तो उसको हिरासत में लिया जाएगा और फिर पूरी कोर्ट की कार्रवाई के बाद उसको वापस इंडिया लाया जा सकता है। तो जो मुजफ्फर के बारे में जानकारी मिली है उसको भी भारत लाने के लिए जो एक शुरुआती प्रक्रिया होती है कि इंटरपोल के जरिए सीबीआई एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी, क्योंकि प्रिया अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। ये लोग टर्की गए थे, वहां पर भी इन्होंने अलग अलग तरीके के केमिकल से किस तरीके से बम बनाए जा सकते हैं हाई इंटेंसिटी के, उनकी ट्रेनिंग ली थी। विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में उमर भी था, साथ ही मुजम्मिल भी था। पाकिस्तान कनेक्शन भी इसके अंदर निकलकर सामने आ रहा है। और इसका गढ़ कहां पर है? गढ़ है दिल्ली से बेहद नजदीक फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ही गाड़ी भी बरामद होती है शाइन की, जिसके अंदर से असॉल्ट राइफल बरामद हो रही है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, जांच लगातार चल रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी फरीदाबाद पुलिस के संपर्क में है और कुछ और लोगों को फिलहाल राउंड अप किया गया है। बिल्कुल अभय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि इन आतंकियों ने डेट भी फिक्स कर ली थी, एक 12 नवंबर और दूसरी 6 दिसंबर की डेट थी, जिसमें आपको बता दें कई लोगों के नाम भी उस डायरी में मिले हैं, जो डायरी इस वक्त एनआईए के पास है। और इसी कड़ी में आपको बता दें दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास जो धमाका हुआ था वो जांच की वजह से पिछले 5 दिनों से बंद थी, लेकिन अब उसे खोल दिया गया। जहां पर ब्लास्ट हुआ था उस जगह पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची और उसका मुआयना किया तो देखा गया कि जहां पर धमाका हुआ था वहां पर किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं बना है और ना ही सड़क भी टूटी है। अब जब पुलिस और एनआईए ने सारे सबूत जमा कर लिए हैं तो अब उस सड़क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस समय हम लाल किले के उसी जगह पे मौजूद है जहां पे 10 तारीख को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां डॉक्टर उमर की I-20 कार में धमाका हुआ था। वो आतंकी हमला जिसमें भारतवासियों ने 13 भारतवासियों की जान गई और 22 अभी भी घायल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की, क्योंकि अब इस इलाके को एजेंसीज ने खोल दिया है, क्योंकि सभी सबूत यहां से जुटा लिए गए हैं और जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। उसमें ये साफ है कि एक डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। 10 मिनट में डॉक्टर उमर ने ऐसा बम बनाया जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी की स्क्रीन पर कि ये वही जगह है जहां पे 13 लोगों की मौत हुई। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली में तहलका
हलचला मचा दिया। यहीं पे ब्लास्ट किया गया था। ये वो जगह है जहां पर 10 तारीख को 6:50 में 10 नवंबर 6:50 में आतंकी हमला हुआ। यही डॉक्टर उमर की I-20 कार मौजूद थी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि चीथड़ों के जो निशान हैं वो ऊपर तक आपको नजर आ रहे होंगे। जो ऊपर का आप पेड़ देखिए किस तरीके से झुलसा हुआ नजर आ रहा है। ये पेड़ आपको, बाकी पेड़ हरे भरे नजर आ रहे होंगे, लेकिन कुछ टहनियां झुलस गई क्योंकि जब गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो एक आग का गुब्बारा उठा और उस गुब्बारे में इतनी आवाज थी कि आसपास के लोगों को 2 मिनट तक कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक बड़ा धुएं का गुब्बार आया। जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमें कोई सड़क टूटी हुई नजर नहीं आ रही है, जो कि दिल्ली पुलिस और एजेंसीज ने पहले भी साफ कर दिया था कि इस ब्लास्ट में कोई भी सड़क नहीं टूटी है, खड्डा नहीं हुआ। यानी एक नया मॉडर्न ऐसा बॉम्ब बनाया डॉक्टर उमर ने, जिसने पूरी दिल्ली को दहलाया। और ये पहली तस्वीर है उस स्पॉट की जहां पे 10 नवंबर को शाम 6:50 में आतंकी हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। ये हमला आतंकी हमला था, इसकी पुष्टि हो चुकी है। और इस हमले में जो डेटोनेटर यूज किया गया, ये बताया जा रहा है, जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है कि 10 मिनट में असेंबल करने वाला टाइम बॉम्ब बनाया गया था। और वो टाइम बॉम्ब इतना खतरनाक था कि वो जहां पे मौजूद था वहां से 100 मीटर की दूरी तक इसका इफेक्ट हुआ है। 40 गाड़ियां इस बॉम्ब ब्लास्ट की जद में आई, जिसमें से 6 गाड़ियां पूरी तरीके से टूट गई, पूरी तरीके से फट गई। लोगों के चीथड़े उड़े। जो छोटी गाड़ियां थी, ऑटो थे, ई रिक्शा थे, उनके तो पूरा नामो निशान मिट गया। जो I-20 गाड़ी थी वो पूरी 60% पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और 40% गाड़ी का अवशेष बचा था, जिसमें डॉक्टर उमर के शरीर के कुछ अवशेष भी बचे थे, जिसका DNA टेस्ट कराया गया और ये कंफर्म हुआ कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ वो डॉक्टर उमर ने किया। और व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का भी इसमें खुलासा हुआ। तस्वीरें, ये ही वो स्पॉट है, यही वो जगह है। और अब देखिए कि 5 दिन तक एजेंसीज ने इस रास्ते को बंद किया हुआ था। सभी जो फॉरेंसिक एविडेंस जुटा लेने के बाद अब राजधानी दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने की सड़क को लोगों के लिए एक बार फिर से खोल दी गई है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने में एक्सपर्ट था। फॉरेंसिक की टीम ने जब I-20 कार के मलबे की जांच की तो इस बात का खुलासा हुआ। फॉरेंसिक टीम को मौके से मिले पतले तार मिले। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि फ्यूल ऑयल के साथ डेटोनेटर टाइमर इस्तेमाल किया गया था। यह भी बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया, जिसे पतली सी तार के साथ 3 mm या फिर 9 mm की बैटरी के साथ टाइमिंग डिवाइस लगाकर तैयार किया होगा। अमोनियम नाइट्रेट के साथ सर्किट और एक स्विच की जरूरत होती है, जिसे मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। इस स्विच को बेहद आसानी के साथ हाथ से आम स्विच की तरह ही ऑन ऑफ किया जा सकता है। फॉरेंसिक जांच में यह लग रहा है कि उमर ने ऐसे ही स्विच का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया होगा। धमाके की वजह से मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए थे। हालांकि अब उसे ठीक कर दिया गया है और आज शाम से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4, ये वही मेट्रो स्टेशन का गेट है जो कि जब ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट साइट से 20 कदम की दूरी पर है। इस मेट्रो के गेट तक जो है वो ब्लास्ट के निशान आए। ब्लास्ट का हमला कितना था, वो इंटेंसिटी कितनी थी, इस बात से समझा जा सकता है कि मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट चुके थे। अब एक बार फिर से जब इस मेट्रो स्टेशन को लोगों के लिए खोला जाएगा तो पूरे स्टेशन की मरम्मत करा ली गई है। इस स्टेशन के जो शीशे हैं वो चटक चुके थे क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि यहाँ तक उसका इम्पैक्ट पड़ा। जो लोग उस समय मेट्रो से बाहर निकल रहे थे वो सहम गए थे क्योंकि यहाँ से ही 20 कदम की दूरी पर डॉक्टर उमर की I-20 कार में धमाका हुआ था और वो धमाका इतना
इतना भयानक था, इतना जबरदस्त था, इतना जोर का था कि इसकी जद में 40 गाड़ियां आई और इस जगह पे 10 नवंबर के 6:50 में जो लोग थे, जो गाड़ी से केवल 100 मीटर की दूरी पर थे, उन लोगों पर इसका असर हुआ। गाड़ी जो है वो सड़क के किनारे पर थी, लेकिन उससे आग का जो गुब्बारा उठा, उससे जो पेड़ है वो झुलस गए। आसपास की जो गाड़ियां हैं उनमें जो है इसका इम्पैक्ट हुआ। जो आस पास का ऑटो था, जो बिल्कुल इमीडिएट ऑटो था, वो आधा जो है वो उसके ऑटो के चीथड़े उड़ गए। जो लोग दूसरी गाड़ियों में मौजूद थे उनके शरीर के अंग फट गए। इस सड़क पे लोगों ने अपने हाथों से किसी का हाथ, किसी का पैर तो किसी का सिर उठाया और आनन फानन में लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने यह आतंकी हमला हुआ था और अब ये आतंकी हमला है, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इस हमले में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था, जो 2 किलो की मात्रा में उस गाड़ी में रखा था और 10 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसा टाइम बॉम्ब डेटोनेटर की मदद से बनाया गया जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। दिल्ली में ब्लास्ट के 4 दिन के अंदर श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह ब्लास्ट इतना ज्यादा भयानक था कि पूरा इलाका थर्रा गया। यह धमाका पुलिस स्टेशन में रखे विस्फोटक में हुआ है। यह धमाका आतंकी हमला नहीं था, लेकिन पूरा मामला दिल्ली में ब्लास्ट से जुड़ गया। फरीदाबाद से लाए गए विस्फोटकों की श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में जांच हो रही थी और इसी दौरान हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अब इस धमाके के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने इन विस्फोटकों के लोकेशन के बारे में बताया था। मुजम्मिल से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 120 पैकेट विस्फोटक बरामद किए थे। इनमें केवल 8 पैकेट विस्फोटक डिफ्यूज किए जाने थे, तभी थाने में अचानक धमाका हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा जोरदार था कि लगभग पूरी इमारत ही तबाह हो गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने यह साफ कर दिया, यह धमाका सिर्फ एक हादसा है। विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ। विस्फोटक बहुत सेंसिटिव था, उसकी फॉरेंसिक और केमिकल जांच के लिए ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस चल रहा था, तभी अचानक से धमाका हो गया। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. और अब बात नौगाम ब्लास्ट की करेंगे। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में कल रात हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस से लेकर गृह मंत्रालय तक एक्शन में है। इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 27 पुलिस वाले जख्मी हुए। ब्लास्ट के बाद आज सुबह जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी के थोड़ी देर बाद गृह मंत्रालय ने भी नौगाम ब्लास्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गृह मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी जैसे ही बयान दिया और इस ब्लास्ट को एक्सीडेंटल करार दिया। 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।